दृष्टि एस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित खबर, सुप्रीम कोर्ट आस्क्स एनसीएम टू टेक डिसीजन ऑन मैटर प्रेफरेबली इन 3 months, और द ट्रिब्यून में छपी खबर, एससी डिसाइड ऑन माइनॉरिटी डेफिनिशन के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के राज्यव्यवस्था खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। अल्पसंख्यक दर्जे पर बहस। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को 3 महीने के भीतर अल्पसंख्यक की परिभाषा तय करने का निर्देश दिया है। कोर्ट का यह निर्देश भाजपा नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय की एक याचिका पर आया है, जिसमें अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित करने और राज्यवार अल्पसंख्यकों की पहचान करने का आग्रह किया गया है। याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा 1993 में जारी सर्कुलर में 5 समुदायों मसलन मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी को अल्पसंख्यकों के रूप में चिन्हित किया गया, लेकिन इसमें न ही अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित किया गया है और न ही पहचान के लिए कोई मानक निर्धारित किए गए हैं। लिहाजा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग से कहा गया है कि वह अल्पसंख्यकों के दर्जे को लेकर क्या कुछ हो सकता है, इस पर विचार करे। ऐसे में सवाल है कि क्या वाकई अल्पसंख्यक की परिभाषा को फिर से तय करने की जरूरत है। अमूमन अल्पसंख्यकों के लिए कल्याणकारी योजनाएं केंद्र सरकार द्वारा ही तय होती हैं, फिर ऐसे में राज्यवार अल्पसंख्यकों की पहचान करने का क्या औचित्य है। अगर राज्य और केंद्र दोनों ही स्तर पर अलग अलग मापदंडों पर अल्पसंख्यक की परिभाषा तय की जाएगी तो क्या इससे जटिलताएं नहीं बढ़ेंगी। ऐसे में एक ही व्यक्ति कभी अल्पसंख्यक होगा तो कभी बहुसंख्यक। सवाल है कि क्या इस पूरी कवायद का कोई नुकसान भी है। आइए विचार करते हैं। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि याचिका का आधार क्या है। याचिका में कहा गया है कि राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यकों को परिभाषित करने से राज्यों में एक प्रकार की असमानता पैदा हो गई है। याचिका के अनुसार मिजोरम, मेघालय और नागालैंड में ईसाई बहुसंख्यक हैं और अरुणाचल, गोवा, केरल, मणिपुर, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में भी इनकी संख्या पर्याप्त है। इसी तरह सिख पंजाब में बहुसंख्यक होने के साथ दिल्ली, चंडीगढ़ और हरियाणा में पर्याप्त संख्या में हैं। वहीं मुस्लिम लक्षद्वीप और जम्मू कश्मीर में बहुसंख्यक होने के साथ असम, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश और बिहार में पर्याप्त संख्या में हैं। इसके बावजूद ये समुदाय अल्पसंख्यक के दर्जे का लाभ उठा रहे हैं। इसके अलावा ऐसे लोग जो धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के नहीं हैं, वे भी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक लाभों के लिए इन समुदायों में धर्मांतरण के लिए प्रोत्साहित होते हैं। वहीं राज्य स्तर पर भी राष्ट्रीय स्तर का फॉर्मूला लागू होने से राज्यों में अल्पसंख्यक हो चुके समुदाय अल्पसंख्यकों को मिलने वाली सुविधा का लाभ नहीं ले पा रहे। दरअसल लक्षद्वीप समेत पूर्वोत्तर के कई राज्य हैं जहां हिंदुओं की आबादी बहुत कम है। दूसरे शब्दों में कहें तो याचिका की मंशा उन राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यकों का दर्जा दिलाने की है जहां हिंदू बहुत कम हैं। इस जनहित याचिका में 1993 में केंद्र सरकार द्वारा जारी उस नोटिफिकेशन को चुनौती दी गई है जिसमें 5 समुदायों को अल्पसंख्यक घोषित किया गया था। याचिका में दावा किया गया है कि अल्पसंख्यकों को परिभाषित करने के लिए कोई भी पैमाना तय नहीं किया गया है। याचिका में अल्पसंख्यकों की पहचान राष्ट्रीय स्तर पर न करके राज्य स्तर पर करने की गुजारिश की गई है। ऐसे में आइए जानते हैं कि संविधान में अल्पसंख्यकों के बारे में क्या प्रावधान है। जहां तक संविधान का प्रश्न है तो अनुच्छेद 29 और 30 में अल्पसंख्यकों की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण का प्रावधान है। इसके तहत नागरिकों को अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार दिया गया है। शिक्षण संस्थानों से भी अल्पसंख्यकों को वंचित न करने का प्रावधान है। इसी तरह अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार दिया गया है। हालांकि संविधान में भी इस बात का जिक्र कहीं नहीं है कि अल्पसंख्यकों को कैसे परिभाषित किया जाए, लेकिन धर्म, भाषा और संस्कृति के आधार पर अधिकार दिए जाने से ऐसा प्रतीत होता है कि धार्मिक रूप से छोटे समूहों को ही अल्पसंख्यक समझा गया है। संवैधानिक प्रावधानों से यह भी पता नहीं चलता है कि अल्पसंख्यकों की पहचान राज्य स्तर पर हो या राष्ट्रीय स्तर पर। इन प्रावधानों से पता चलता है कि संविधान ने अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार दिए हैं। यहाँ गौर करने वाली बात है कि दूसरे मौलिक अधिकारों के साथ कुछ शर्तें भी जुड़ी हुई हैं, लेकिन अल्पसंख्यकों को दिए गए अधिकारों के साथ कोई शर्त नहीं जुड़ी है। लिहाजा अल्पसंख्यकों को दिए गए ये अधिकार दूसरे मौलिक अधिकारों से कहीं बढ़कर हैं। ऐसे में सवाल है कि संविधान निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार क्यों दिए।
अमूमन जैसा कि हम जानते हैं, धार्मिक रूप से छोटे समूहों को ही भारत में अल्पसंख्यक माना गया है। आज भले ही इसको परिभाषित करने की जरूरत महसूस हो रही हो, लेकिन सरकार भी हमेशा धार्मिक रूप से छोटे समूहों को ही अल्पसंख्यक मानती रही है और ऐसा राष्ट्रीय स्तर पर ही होता रहा है। गांधी जी ने कहा था कि कोई सभ्यता कितनी अच्छी है या कितनी बुरी है, इसे जानने के लिए यह पता लगाना जरूरी है कि वहां अल्पसंख्यकों को क्या अधिकार दिए गए हैं। दरअसल संविधान निर्माताओं को इस बात की फिक्र थी कि बहुसंख्यक की सरकार कहीं अल्पसंख्यकों पर कोई अंकुश न लगा दे। सरकार अल्पसंख्यकों की धार्मिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों को कहीं सीमित न कर दे। लिहाजा संविधान निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान संविधान में दर्ज किए। उन्हें अपनी भाषा और संस्कृति को बनाए रखने की पूरी आज़ादी दी गई। आइए अब अल्पसंख्यक दर्जे पर पूर्व में अदालती फैसलों के बारे में जान लेते हैं। अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर मौजूदा विवाद कोई नया नहीं है। पहले भी इसे लेकर बहस होती रही है और अदालतों ने अपने फैसले भी दिए हैं। जैन धर्म को अल्पसंख्यक का दर्जा देने की मांग वाले बाल पाटिल केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए जैनों को अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा नहीं दिया था कि यह समुदाय राजनीतिक और आर्थिक रूप से संपन्न है। लिहाजा जिस समुदाय को किसी तरह का खतरा महसूस न हो, उसे अल्पसंख्यक नहीं माना जा सकता। हालांकि 2014 में सरकार ने जैनों को अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा दे दिया था। इसी तरह दिसंबर 2007 में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब में सिखों को अल्पसंख्यक दर्जा देने से मना कर दिया था। कोर्ट ने पंजाब में सिखों को अल्पसंख्यक का दर्जा इस आधार पर खारिज कर दिया कि यह समुदाय पंजाब में संख्यात्मक रूप से मजबूत है। 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब में लगभग 60% आबादी सिखों की है, यानी राज्य के अनुसार पंजाब में सिख बहुसंख्यक हैं। हालांकि इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, लिहाजा कोर्ट ने इस फैसले पर फिलहाल रोक लगाया है। इसी तरह जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर भी विवाद होता रहा है और मामले कोर्ट में जाते रहे हैं। दरअसल इन विवादों की वजह अल्पसंख्यकों को मिलने वाले सरकारी फायदे हैं। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार मिले हैं, जिसके तहत सरकार उन्हें बहुत सुविधाएं देती है। लिहाजा यह समानता के अधिकार का उल्लंघन है। ऐसे में यह जानते हैं कि वे कौन से फायदे हैं जो अल्पसंख्यकों को दिए जाते हैं। अल्पसंख्यकों को सरकारी नौकरियों या शिक्षण संस्थानों में किसी तरह का आरक्षण का लाभ नहीं मिलता। अल्पसंख्यक चरित्र वाले शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था उस संस्थान की प्रकृति की वजह से है। हाँ, छात्रवृत्ति और रोजगार प्रशिक्षण जैसे कार्यक्रमों में अल्पसंख्यकों को सहूलियत जरूर दी जाती है। पोस्ट मैट्रिक और प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप जैसी योजनाएं इसके उदाहरण हैं। पारंपरिक क्राफ्ट में प्रशिक्षण के लिए उस्ताद योजना, औपचारिक शिक्षा और रोजगार प्रशिक्षण के लिए नई मंजिल योजना, अल्पसंख्यक महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए नई रोशनी योजना कुछ ऐसे ही उदाहरण हैं। जाहिर है ये योजनाएं सामान्य कल्याणकारी योजनाओं की तरह ही हैं। हालांकि याचिकाकर्ताओं के तर्क कितने तार्किक हैं यह आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन पूर्व की सरकारों से लेकर मौजूदा सरकार द्वारा इन योजनाओं को आगे बढ़ाने के पीछे एक ही मंशा है और वह है अल्पसंख्यकों को सशक्त बनाकर मुख्य धारा में शामिल करने की। राजेंद्र सच्चर कमेटी द्वारा शिक्षा और सरकारी नौकरियों में मुस्लिमों की हालत को बदहाल बताना इसी का एक पहलू है। अब सवाल है कि आगे की राह क्या हो। गौरतलब है कि संविधान में सामान्य मौलिक अधिकार के साथ साथ कुछ विशेष अधिकारों का भी प्रावधान है। अल्पसंख्यकों और अनुसूचित जाति और जनजातियों को दिए जाने वाले विशेष अधिकार कुछ ऐसे ही अधिकार हैं। इसमें कोई शक नहीं कि संविधान निर्माताओं ने उनकी संस्कृति को संरक्षित करने और उनके पिछड़ेपन को खत्म करने के लिए ऐसे प्रावधान किए हैं। सच्चर कमेटी ने भी सामाजिक और आर्थिक रूप से मुस्लिमों के पिछड़ेपन की बात कही है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में 10% आरक्षण का प्रावधान इसी का एक पहलू है। जाहिर है सरकार कमजोर वर्गों को मुख्यधारा से जोड़ना चाहती है। मौजूदा वक्त में 6 अल्पसंख्यकों को मिलने वाले फायदे का संबंध उनके अल्पसंख्यक दर्जे के कारण ही है, लेकिन राज्यवार अल्पसंख्यक की पहचान होने से इन्हें मिलने वाले लाभ से वंचित होना पड़ेगा। हालांकि इसमें जटिलता यह आएगी कि एक व्यक्ति एक राज्य में अल्पसंख्यक तो होगा, लेकिन दूसरे राज्य में वह बहुसंख्यक होगा। इससे साफ है कि मिलने वाले लाभों में असमंजस की स्थिति पैदा होगी। जाहिर है इससे व्यक्ति विशेष का नुकसान होगा। दूसरी तरफ यह भी देखना होगा कि राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यकों के अंदर जो पिछड़ापन है, क्या वही स्थिति राज्यों के भीतर भी है। एक ऐसा समुदाय जो राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक है, वह किसी राज्य विशेष में बहुसंख्यक होने से
वाकई सशक्त हो जाता है? या फिर क्या असम और पश्चिम बंगाल में पर्याप्त संख्या वाली मुस्लिम आबादी वाकई वहां की बहुसंख्यक आबादी की तरह राजनीतिक और आर्थिक धरातल पर समान है? हालांकि अल्पसंख्यक का पैमाना क्या होगा, इसे केंद्र सरकार को तय करना है। इसलिए एक ऐसा पैमाना विकसित करने की जरूरत है जिसमें बिना किसी जटिलता के कमजोर वर्गों को मुख्य धारा में लाने की कवायद हो सके। आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल। सवाल है, अल्पसंख्यकों से जुड़े विवादों में निहित राजनीतिक मंशा क्या है? क्या राज्यों के अनुसार अल्पसंख्यकों की पहचान करने से जटिलताएं पैदा होंगी? टिप्पणी कीजिए।